7-8 रोज की बात है। जालंधर के पुलिस हेडक्वार्टर में आला अफसरों का इजलास हुआ। इस इजलास की सदारत अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कर रहा था। इस इजलास में 2-4 SHOs चुने जाने थे, जिन्होंने बरनाला के इस दूर दराज इलाके में 4 थानों का चार्ज संभालना था। न जाने मेरे दिल में क्या है कि मैंने रजा कराना तौर पर अपना नाम इस चुनाव के लिए पेश कर दिया। इजलास के दौरान मैंने डिप्टी साहब से कहा, जनाब आप चाहें तो मुझे रंगकोट वाले थाने में तैनात कर सकते हैं। रंगकोट के चंद बासर लोग मेरे जानने वाले हैं। चंद साल पहले मैं वहाँ एक गिरफ्तारी के लिए गया था और 1.5 महीना वहाँ गुजारा था। डिप्टी साहब ने मुझसे चंद सवाल किए, जिनके मैंने तसल्ली बख्श जवाब दिए। डिप्टी साहब के चेहरे से नजर आने लगा कि उन्होंने तजर्बाती तौर पर मुझे वहाँ भेजने का फैसला कर लिया है। बाद अज़ां ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। चंद रोज बाद जब तब्दीलियों का ऐलान हुआ तो मेरा नाम रंगकोट थाने के लिए मौजूद था। जालंधर का थाना कुछ ऐसा बुरा नहीं था। मेरे सारे साथी हैरान थे कि मैंने रंगकोट में तब्दीली क्यों कराई है। सब अपने अपने अंदाजे कायम कर रहे थे। किसी का ध्यान अशफाक की तरफ नहीं गया, जो रंगकोट थाने के एक चौकी में इंचार्ज था और जिसने ख्वामख्वाह अपनी जान खतरे में डाल रखी थी। तब्दीली कहीं ना कहीं तो होना ही थी। मैंने ये सोचकर रंगकोट थाने में कराई थी कि शायद इस तरह मैं अशफाक की कोई मदद कर सकूं। 2 हफ्ते बाद मैं रंगकोट थाने का चार्ज संभालने बरनाला पहुंच गया। रंगकोट का थाना बहुत पुराना था और थाने की इमारत इससे भी पुरानी थी। शायद बहादुर शाह जफर के दौर की कोई हवेली थी, जिसके एक हिस्से में लकड़ी का एक बहुत बड़ा टाल था और दूसरे में थाना कैंप था। इस थाने की हालत नागुफ्तबा थी। फर्नीचर टूटा फूटा था, छतें टपकती थी, दीवारों से प्लास्टर झड़ता था। अमला कागजों में तो पूरा था, लेकिन थाने में एक आध संतरी या हवलदारी नजर आता था। वो चौकी जिसमें अशफाक की ड्यूटी थाने से करीबन 10 मील दूर के फासले पे थी। कहने को तो ये 10 मील का फासला था, लेकिन बहुत दुश्वार गुजार रास्ता था। घोड़े और बैलगाड़ी के अलावा कोई तीसरी सवारी वहाँ नहीं चलती थी। बहरहाल अशफाक को मेरे आने की खबर बहुत पहले ही हो चुकी थी। इसने रात के पिछले पहर 10 मील का फासला तय करके सुबह सवेरे मेरा इस्तकबाल थाने के दरवाजे पर किया। इसके एक हाथ पर पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन चेहरा हमेशा की तरह तरोताज़ा नजर आता था। मेरे यहाँ आने पर वो बेहद खुश था और ये खुशी इसकी बातों से भी झलक रही थी। मेरे साथ मिलकर 2 रोज में इसने खस्ता हाल थाने का हुलिया बदल दिया। फर्नीचर मुरम्मत हुआ, दरवाजों पर सफ़ेदी हुई, छतों पर मिट्टी डाली गई, हवालात के टूटे हुए दरवाजे दोबारा करामत बनाए गए और थाने की पेशानी पर टीन का एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा गया रंगकोट थाना। इनमें से ज़्यादातर काम अशफाक ने ही अंजाम दिए। जब मैं इसे इस तकल्लुफ़ से मना करता तो झट कहता, जनाब आप अफसर हैं, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। तीसरे रोज़ शाम को इसने मुझे अपना प्रोग्राम बताते हुए कहा, जनाब मैंने फ़ैसला किया है कि आपके यहाँ आने की खुशी में कल एक ज़बरदस्त पार्टी हो जाए। यहाँ भांडों की 2 टोलियाँ बहुत मशहूर हैं, आपस में इनका खूब मुकाबला चलता है। जिस महफिल में ये मुकाबला हो जाए, इसमें लोग हंस हंस कर बेहोश हो जाते हैं। रंगकोट के चौधरी शोभा सिंह ने कहा है कि ये सारा प्रोग्राम इसकी हवेली में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इलाके के मोअज़्ज़िन भी आ जाएंगे, इस तरह इनसे मुलाकात हो जाएगी और तफरीह भी रहेगी। अशफाक बड़े जोशो खरोश से बातें कर रहा था, लेकिन मेरी नज़रें इसके ज़ख्मी हाथ पर थी। मैंने नहायत संजीदा लहजे में कहा, अशफाक शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम कितने ख़तरनाक हालात से गुजर रहे हो। तुमने हवलदार सफदर खान को जो ख़त लिखा था वो मैंने सारा पढ़ा है। तुमने टमानों से टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। वो ज़ोर से कहका लगाकर हंस दिया। इसके सफ़ेद दांत चमकने लगे और थोड़ी का गढ़ा कुछ और नुमाया हो गया। कहने लगा, नवाज साहब माफ़ी चाहता हूँ, आप वो बातें कर रहे हैं जो मेरी होने वाली बीवी किया करेगी। आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके मातहतों में क्या हौसला रह जाएगा। मैंने चिढ़कर कहा, अशफाक ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश ना करो। तुम कुछ नहीं जानते हो इन लोगों के बारे में, कुछ पता नहीं है तुम्हें कोई भी कदम उठाने से पहले किसी से मशवरा कर लेना चाहिए था। वो हंसकर बोला, नवाज साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने जुर्म हो रहा हो और मुझे ये भी पता ना हो कि मुझे क्या करना है। मुजरिम को पकड़ने की बजाय मैं अफसरों से मशवरा करने दौड़ पड़ूं। आपका ये ख्याल गलत है। मैं जल्दबाज हूँ। यहाँ आकर मैंने जो कुछ देखा है मैं ही जानता हूँ, और जितना सब्र किया है शायद आप भी ना कर सकते। अब आप ही बताइए, बदरूक सिंह टमाणा का मुलाजिम कालू अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक बीमार बूढ़े के कपड़े फाड़ रहा था और इसे सरे बाजार अलिफ नंगा करना चाहता था। मैं वर्दी में था और मौके पर मौजूद था। अब अगर मैं चुप रहता तो आंख बचाकर पास से गुजर जाता, तो फिर मेरे यहाँ आने का क्या फ़ायदा था, और इस चौकी का क्या फ़ायदा था जो यहाँ बनाई गई है। मैंने अशफाक से पूछा, कौन बूढ़ा था वो। अशफाक ने कहा,
اس کا نام سورج سنگھ ہے، لیکن سب اسے بابا میدہ کہتے ہیں۔ بابا میدہ لوہار ہے، زمینداروں کے حل پنجالیاں ٹھیک کرتا ہے، ان کے کنووں کی مرمت کرتا ہے، اس کے بدلے سے فصل میں حصہ دیا جاتا ہے۔ بابا میدہ کی ایک جوان شادی شدہ لڑکی بدروگ سنگھ ٹمانا کے قبضے میں ہے۔ وہ اسے 1.5 برس سے اپنی حویلی میں رکھ کر اس سے زیادتی کر رہا ہے۔ حویلی میں ہی وہ بدروگ کے 2 جڑواں بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ اس بات کا علم سارے گاؤں کو ہے، بلکہ پورے علاقے کو ہوگا، لیکن کسی نے کوشش کی نہیں کہ اس مظلوم عورت کو بدروگ سنگھ کے چنگل سے نکالے۔ نہ ہی بدروگ سنگھ اسے چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ در حقیقت یہاں ایسی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ چودھری وڈیرے ذمہ اور ان کے گماشتے آئے دن ایسے کارنامے سے انجام دیتے رہتے ہیں۔ ظلم سہ کر لوگوں کی چمڑی موٹی ہو چکی ہے۔ اب تو وہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں سے پالتو جانوروں کا سا سلوک کرنا چودھریوں اور وڈیروں کا حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جناب اشفاق صاحب، آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ ہمارے دور دراز دیہات میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بدلے گا۔ میرے یا تمہارے بیقرار ہونے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ بہرحال بابا میدہ کے متعلق بتا رہے تھے، کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ اشفاق نے کہا، گلاب کو عرف گلاباں کہتے ہیں۔